Dear students, today our topic is translation यानी अनुवादन। क्योंकि ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: इनिशिएशन आरंभन, इलोंगेशन दीर्घीकरण और टर्मिनेशन समापन। तो हम अपने पहले पार्ट में ट्रांसलेशन का इनिशिएशन वाला भाग पढ़ेंगे। डेफिनेशन परिभाषा: ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स फ्रॉम एन mRNA टेम्पलेट। अनुवादन जो है mRNA टेम्पलेट के रूप में काम करता है, और mRNA का जो टेम्पलेट है उस पर न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है वो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड की सीक्वेंस में बदल जाती है। तो mRNA पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस का अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस में बदलना प्रोटीन संश्लेषण या अनुवादन कहलाता है। अनुवाद हो रहा है कि mRNA पर जो सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, उनसे किस प्रकार से अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस बनती हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से बनती हैं। The sequence of nucleotides on the mRNA is translated into the amino acid sequences of proteins। यानी न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस जो mRNA पर उपस्थित हैं वो प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस में बदल जाती हैं, ट्रांसलेट हो जाती हैं। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया यूकैरियोट्स में कोशिका द्रव्य में होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन यानी डीएनए से आरएनए का बनना, ये प्रक्रिया यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होती है, जबकि ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होती है। mRNA ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब mRNA बनता है वो mRNA पूरी तरीके से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के द्वारा प्रोसेसिंग उस mRNA की होती है, और फुली फंक्शनल जो हमारा मैच्योर mRNA है वो कोशिका वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को पार करता हुआ कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, tRNA उपस्थित होता है। वहाँ पर ये तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं, mRNA, tRNA और राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों प्रकार के आरएनए असेंबल होते हैं और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। स्टेजेस की बात करें, इनकी चरणों की बात करें, तो ट्रांसलेशन में निम्नलिखित चरण या स्टेजेस होते हैं: एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो असाइल tRNA और इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। मुख्य रूप से ट्रांसलेशन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, यानी आरंभन, दीर्घीकरण और समापन। लेकिन यहाँ पे आरंभन से पहले एक और स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें अमीनो एसिड्स जो अमीनो अम्ल हैं उनका एक्टिवेशन होता है और tRNA की चार्जिंग होती है। और अमीनो असाइल tRNA का निर्माण होता है। ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं ये अलग अलग प्रोटीन्स के द्वारा बनती हैं, और इनमें ATP और GTP एनर्जी सोर्सेज के रूप में काम में आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन। प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ एन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन संश्लेषण में एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इनिशिएशन के दौरान एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। प्रोकैरियोट्स में इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में स्मॉल 30S राइबोसोम, mRNA टेम्पलेट, कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स और एक स्पेशल इनिशिएटर tRNA की आवश्यकता होती है। ये जो स्पेशल इनिशिएटर tRNA है ये mRNA पर उपस्थित जो स्टार्ट कोडोन है, जिसे AUG कहा जाता है, स्टार्ट कोडोन AUG जो कि मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, ये mRNA पर ये स्टार्ट कोडोन उपस्थित है, और इनिशिएटर tRNA इस स्टार्ट कोडोन के साथ इंटरैक्ट होता है। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में 30S राइबोसोम, mRNA टेम्पलेट, इनिशिएशन फैक्टर्स या आरंभन कारक और स्पेशल इनिशिएटर tRNA की आवश्यकता होती है। सबसे पहली जो प्रक्रिया है उसमें अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन के लिए मतलब ATP की आवश्यकता होगी।
एटीपी, इस प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है और एटीपी अमीनो एसिड के साथ में जुड़ करके अमीनो एसाइल एएमपी का निर्माण करता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इस जो प्रक्रिया है, इस रिएक्शन में एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम अमीनो एसाइल एएमपी जो है उसको टीआरएनए से जोड़ने का काम करता है और प्रत्येक अमीनो एसाइल एएमपी का जो टीआरएनए से जुड़ना है उसके लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। यानी हमारा सबसे पहले जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है वो एएमपी के साथ जुड़ेगा, अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, अमीनो एसिड एटीपी के साथ जुड़ करके बनाता है अमीनो एसाइल एएमपी और ये अमीनो एसाइल एएमपी स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ जुड़ करके बनाता है अमीनो एसाइल टीआरएनए, जहाँ पे टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड जुड़ गया है और इस पूरी प्रक्रिया में जो आवश्यक एंजाइम है उसका नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। जब ये अमीनो एसाइल एएमपी टीआरएनए के साथ में जुड़ता है तो टीआरएनए चार्ज हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम टीआरएनए चार्जिंग कहते हैं। द अटैचमेंट ऑफ अ टीआरएनए टू इट्स एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड टर्म्ड टीआरएनए चार्जिंग रिक्वायर्स एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसा कि हम जानते हैं एटीपी एक करेंसी, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है जीवों में। तो यहाँ पर भी इस टीआरएनए को चार्ज करने के लिए हमें एटीपी की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को टीआरएनए चार्जिंग कहा जाता है। टीआरएनए चार्जिंग का मतलब है केमिकल रिएक्शन इन विच एन अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम अटैचेज एन अमीनो एसिड टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टीआरएनए। मतलब टीआरएनए चार्जिंग का मतलब है वो केमिकल रिएक्शन जिसमें अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को प्रयुक्त करते हुए प्रॉपर अमीनो एसिड प्रॉपर टीआरएनए के साथ जुड़े। ध्यान रहे कि जो अमीनो एसिड है वो भी विशिष्ट है, यहाँ पर उससे स्पेसिफिक टीआरएनए जुड़ेगा और इन दोनों के जुड़ने के लिए स्पेसिफिक प्रकार का अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। मतलब एक कॉमन एंजाइम नहीं है, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स और टीआरएनए के लिए अलग अलग प्रकार के अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक केमिकल रिएक्शन में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, एमिनो एसिड प्लस टीआरएनए प्लस एटीपी। यानी अमीनो एसिड है, स्पेसिफिक टीआरएनए है और एटीपी एनर्जी करेंसी है। तो इन तीनों के मिलने से इन तीनों से रिएक्शन होती है और अमीनो एसाइल टीआरएनए बनता है, एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स निकल जाते हैं और इस केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। वास्तव में यह रिएक्शन दो स्टेप्स में संपन्न होती है। पहले में अमीनो एसिड और एटीपी जुड़ते हैं। अमीनो एसिड और एटीपी जुड़ते हैं, अमीनो एसिड एक्टिवेट होता है। अमीनो एसिड और एटीपी के जुड़ने से अमीनो एसाइल एएमपी का निर्माण होगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगी। फिर ये अमीनो एसाइल एएमपी जो है वो टीआरएनए के साथ जुड़ता है दूसरी रिएक्शन में और बनाता है अमीनो एसाइल टीआरएनए। तो यह रिएक्शन यहाँ पे कॉमन दिखाई गई है, वास्तव में ये दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में अमीनो एसिड प्लस एटीपी इज इक्वल टू अमीनो एसाइल एएमपी। दूसरी रिएक्शन में अमीनो एसाइल एएमपी प्लस टीआरएनए इज इक्वल टू अमीनो एसाइल टीआरएनए। और इसमें एंजाइम कौन सा होगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। यहाँ पे हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। ये हमारा अमीनो एसिड ग्रुप है। इस अमीनो एसिड ग्रुप में एटीपी जुड़ रहा है, अमीनो एसिड जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। इन द फर्स्ट स्टेप द अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद एटीपी। ये देखो यहाँ पे ये एटीपी जुड़ रहा है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो है वो निकल रहे हैं। तो एटीपी से दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स निकल जाएंगे तो एएमपी बचेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
AMP, और ये AMP जो है वो हमारे इस ऑक्सीजन यहाँ पर आकर के जुड़ गया है, इसको कहेंगे हम अमीनो असाइल AMP। ये है अमीनो असाइल AMP। अब ये अमीनो असाइल AMP tRNA के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे जहाँ पे AMP जुड़ा है ये AMP तो निकल जाएगा और इस स्थान पर हमारा tRNA आकर के जुड़ जाएगा, और ये पूरी जो है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अमीनो असाइल tRNA। अमीनो एसिड है और tRNA है, इसलिए इस पूरे इस ग्रुप को हम कहेंगे अमीनो असाइल tRNA। और इस पूरी रिएक्शन के लिए जो एंजाइम आवश्यक है वो है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। प्रत्येक अलग अलग अमीनो एसिड्स और tRNA के लिए स्पेसिफिक अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ATP मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है और हमारा tRNA जो है वो चार्ज हो गया है। इस रिएक्शन को tRNA चार्जिंग कहते हैं। टू आइडेंटिफाई द रिजल्टिंग अमीनो असाइलेटेड और चार्ज tRNA, वी राइट द 3 letter एब्रीविएशन फॉर द अमीनो एसिड इन फ्रंट ऑफ tRNA। मतलब tRNA और चार्ज tRNA इन दोनों को अलग अलग समझाने के लिए हमें जो चार्ज tRNA है हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। जो नॉर्मल tRNA है उसकी बजाय जो चार्ज tRNA है उसको लिखने के लिए हम जो हमारा अमीनो एसिड है उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिख देते हैं tRNA के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल द अमीनो एसिड एलानिन अटैचेस टू इट्स tRNA। जैसे कोई अमीनो एसिड है एलानिन, वो tRNA से जुड़ा है, तो हम ये अब tRNA से जुड़ गया तो tRNA चार्ज हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, अमीनो असाइल tRNA एलानिन। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, tRNA के ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट के रूप में जो हमारा एलानिन है उसके 3 वर्ड्स जो शुरुआती हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स, उन 3 लेटर्स का जो एब्रीविएशन है हम सुपरस्क्रिप्ट में tRNA के ऊपर लिख देते हैं। तो ये अमीनो असाइल tRNA है, यहाँ पे भी एलानिन लिख दिया जाता है और इसके सुपरस्क्रिप्ट में भी लिख दिया जाता है। यानी ये जो tRNA है ये हमारा चार्ज tRNA है और इस पर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, एलानिन। The functional ribosome of bacteria exists as 2 subunits, the small 30S subunit and large 50S subunit। हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो 2 उप इकाइयों के रूप में पाया जाता है। छोटी उप इकाई प्रोकैरियोट्स में 30S होती है और बड़ी उप इकाई 50S होती है, और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो जो यूनिट बनती है वो 70S यूनिट बनती है राइबोसोम्स की प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में छोटी उप इकाई 40S की होती है, बड़ी उप इकाई 60S की होती है, और दोनों उप इकाइयाँ जब असेंबल होती हैं तो कंप्लीट राइबोसोम बनता है 80S का। अभी हम यहाँ पर प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 2 सब यूनिट्स होती हैं, छोटी वाली 30S सब यूनिट और बड़ी वाली 50S सब यूनिट। An mRNA molecule can bind to the small ribosomal subunit only when the subunits are separate। सामान्य अवस्था में कोशिका द्रव्य में जब ट्रांसलेशन शुरू नहीं है उस वक्त सामान्य अवस्था में दोनों जो सब यूनिट्स हैं वो अलग अलग रहती हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। उनको अलग अलग रखने के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स उन पर जुड़े होते हैं। जब वो इनिशिएटर फैक्टर्स अलग होंगे तभी ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ सकती हैं। तो इनके लिए इनको जोड़ना आवश्यक है। एन mRNA मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट ओनली व्हेन द सब यूनिट्स आर सेपरेट। और जब ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग रहती हैं तभी छोटी सब यूनिट से mRNA आकर के जुड़ सकता है। इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड्स टू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट एंड प्रिवेंट्स द लार्ज सब यूनिट फ्रॉम बाइंडिंग ड्यूरिंग इनिशिएशन। यानी जो छोटी सब यूनिट है यानी 30S सब यूनिट है उस पर एक फैक्टर जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं IF3 या इनिशिएशन फैक्टर 3। ये इनिशिएशन फैक्टर 3 राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ा रहता है और बड़ी उप इकाई को छोटी उप इकाई से जोड़ने के लिए रोकता है सामान्य अवस्था में। इसके साथ साथ अनदर फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर 1 या IF1 enhances the dissociation of the large and small ribosomal subunit।
IF1 भी छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट को आपस में जोड़ने से रोकने के लिए आवश्यक होता है। तो सामान्य अवस्था में ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं IF1, IF3, ये छोटी सब यूनिट से जुड़े रहते हैं और बड़ी सब यूनिट को छोटी सब यूनिट से अलग रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है और हमारा mRNA आकर के छोटी उप इकाई से, पहले वो छोटी एक उप इकाई से जुड़ता है, बाद में वो बड़ी उप इकाई के साथ जुड़ता है। तो जब mRNA कोशिका द्रव्य में आकर के छोटी उप इकाई से जुड़ जाता है, तब ये इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और इनके रिलीज़ होते ही जो बड़ी उप इकाई है वो भी आकर के जुड़ जाती है। यहाँ एक चीज़ और है, ड्यूरिंग इनिशिएशन द न्यूक्लियोटाइड्स इन द शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस पेयर विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स इन द 16S rRNA, allowing the small ribosomal subunit to attach to the mRNA and positioning the ribosome directly over the initiation codon. These ribosome binding sequences are within the 5' untranslated region of the mRNA. हमारा जो mRNA का सीक्वेंस है, उस mRNA सीक्वेंस में जहाँ से स्टार्ट कोडोन उपस्थित है, स्टार्ट कोडोन मतलब AUG जो सबसे पहला कोडोन है जो उपस्थित है, उससे कुछ पहले अपस्ट्रीम, कुछ पहले एक सीक्वेंस होती है जिसे हम कहते हैं शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस। ये इनके खोजकर्ता के नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया है। इस सीक्वेंस को कहा जाता है शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस। ये शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स यानी इसके पूरक न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हमारे छोटी उप इकाई 30S सब यूनिट, हम जानते हैं कि 30S सब यूनिट के अंदर जो rRNA है वो कौन सा है, 16S rRNA है और कुछ प्रोटीन्स हैं। तो छोटी उप इकाई 30S में जो rRNA वाला पार्ट है, 16S rRNA वाला पार्ट है, उस rRNA में इस शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स या पूरक न्यूक्लियोटाइड क्षारक उपस्थित होते हैं और इनके साथ में ये बाइंडिंग करते हैं, पहचानते हैं, वहाँ पे जाकर के ये बाइंड होता है। mRNA जो है वो राइबोसोम से कैसे बाइंड होगा, mRNA पर तो सीक्वेंस होगी जिसको हम कहते हैं शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस। ये सीक्वेंस इनके खोजकर्ता के नाम के आधार पर इनका नामकरण रखा गया है। और इनकी पूरक सीक्वेंसेस कहाँ पर उपस्थित है, 30S यानी छोटी उप इकाई, राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई है वो छोटी उप इकाई में कौन सा राइबोसोमल RNA है, 16S राइबोसोमल RNA पर इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड उपस्थित हैं। तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होने से ये एक दूसरे के साथ बाइंड कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये these ribosomal binding sequences are within the 5' untranslated region of the mRNA। ये जो शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस है ये mRNA के जो 5' UTR रीजन है, mRNA का जो 5' सिरा है वहाँ पर जो UTR है, अनट्रांसलेटेड रीजन है, वहाँ पर ये शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस उपस्थित होती है। हम इस चित्र में देख सकते हैं जो ऊपर वाली सीक्वेंस है ये mRNA है ये, और ये हमारा जो छोटी सब यूनिट है उसका जो राइबोसोमल RNA वाला पार्ट है वो पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये शाइनी डेल्गार्नो सीक्वेंस है, येलो वाली, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हमारे 16S rRNA पे उपस्थित हैं। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और राइबोसोम की छोटी सब यूनिट पर mRNA आकर के हमारा जुड़ जाता है। अब आगे द इनिशिएटर tRNA। F-मेथ tRNA इनिशिएटर F मिथाइल, क्योंकि मिथ्योनिन जो है वो AUG के द्वारा कोड होता है। AUG हमारा स्टार्ट कोडोन है, तो हमारा जो पहला अमीनो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, मिथ्योनिन बनेगा। तो ये हमारा इनिशिएटर tRNA है। इसमें फॉर्मल भाग भी होता है, इसलिए हम इसे क्योंकि इसकी जो आरंभन प्रक्रिया है मिथ्योनिन की फॉर्मल व्युत्पन्न द्वारा होती है, तो इसे हम F-मेथ भी कहते हैं। मिथ्योनिन अपने विशिष्ट tRNA के साथ में जुड़ करके मिथ्योनिल tRNA बनाता है, और प्रोकैरियोट्स में मिथ्योनिन के फॉर्मल व्युत्पन्न के द्वारा आरंभन प्रक्रिया होती है जिसे हम एन फॉर्मल मिथ्योनिन कहते हैं।
तो यह अपने विशिष्ट टीआरएनए एफ मिथ्योनिन के साथ में जुड़ करके एन फॉर्मल मिथ्योनिन टीआरएनए एफ मेट बनाता है। ये इनिशिएटर टीआरएनए है और ये इनिशिएशन कोडोन जब आएगा AUG तब वहाँ पे ये अटैच होगा। दिस अटैचमेंट रिक्वायर्स इनिशिएशन फैक्टर 2 विच फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विद ZTP। यहाँ पर हमारा एक और इनिशिएशन फैक्टर काम में आता है जिसे हम IF2 कहते हैं। ये IF2 जो है वो GTP के साथ जुड़ता है। GTP भी हमारा अनदर एनर्जी करेंसी है। ATP के बाद में यहाँ पे GTP जो है वो एनर्जी करेंसी के रूप में काम में आती है। तो हमने देखा था कि ATP तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और टीआरएनए चार्जिंग के दौरान काम में आई थी और इनिशिएशन के दौरान हमारी GTP काम में आ रही है। और ये GTP किसके साथ जुड़ी हुई है? IF2 के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड करवाती है इनिशिएटर टीआरएनए को राइबोसोम के साथ जुड़ने के लिए, राइबोसोम के भी छोटी सब यूनिट के साथ जुड़ने के लिए। हमारा जो हमारा mRNA है वो शाइनी डेलगार्नो सीक्वेंस के कारण छोटी उपिकाई से जुड़ गया है। अब शाइनी डेलगार्नो सीक्वेंस से कुछ आगे हमारा इनिशिएशन कोडोन उपस्थित है AUG के सामने कौन सा टीआरएनए आएगा? इनिशिएटर टीआरएनए आएगा। और इनिशिएटर टीआरएनए कौन सा है? एफ मिथ्योनिन, फॉर्मल मिथ्योनिन, क्योंकि ये मिथ्योनिन के फॉर्मल व्युत्पन्न द्वारा है। तो एफ मिथ्योनिन टीआरएनए, इसके सुपरस्क्रिप्ट में एफ मिथ्योनिन लिखा जाएगा। तो ये इनिशिएटर जो टीआरएनए है वो AUG के सामने आ जाएगा। एट दिस पॉइंट द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, अब हमारा शुरुआती कॉम्प्लेक्स बन गया है। और वो शुरुआती कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं? द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट यानी राइबोसोम की छोटी उपिकाई 30S। दूसरी क्या चीज़ है? mRNA। तीसरी चीज़ है इनिशिएटर टीआरएनए विद इट्स अमीनो एसिड, जो हमारा चार्ज्ड अमीनो एसिड है टीआरएनए है, क्योंकि ये प्रारंभन है इसलिए हम इसे इनिशिएटर टीआरएनए भी कहते हैं, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है। F का मतलब फॉर्मल है और MET का मतलब है मिथ्योनिन, क्योंकि प्रारंभन जो अमीनो एसिड है वो कौन सा बनेगा? मिथ्योनिन बनेगा। और ये किसके द्वारा कोडित होता है? AUG के द्वारा कोडित होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP, एक मॉलिक्यूल GTP की आवश्यकता होती है। और इनिशिएशन फैक्टर्स IF1, IF2 और IF3, ये 3 इम्पॉर्टेंट इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो प्रारंभन में प्रयुक्त होते हैं। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट, mRNA, इनिशिएटर टीआरएनए, 1 molecule of GTP and 3 initiation factors IF1, IF2 and IF3। इन तीनों कंपोनेंट्स को कलेक्टिवली 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अभी केवल 30S जुड़ा है, अभी लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की नहीं जुड़ी है, क्योंकि जब तक ये इनिशिएशन फैक्टर्स रिलीज नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, 50S नहीं जुड़ सकता है। 50S को जुड़ने के लिए आवश्यक है कि पहले ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से अलग हों। In the final step of initiation, IF3 dissociates from the small subunit, allowing the large ribosomal subunit to join the initiation complex। जो इनिशिएशन का फाइनल स्टेप है इसमें जो IF3 है जो कि 30S से जुड़ा हुआ है, ये रिलीज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे ही अलग होता है, the molecule of ZTP provided by IF2 is hydrolyzed to guanosine diphosphate and the initiation factors dissociates from the complex। तो यहाँ पर IF3 अलग हो जाता है और जो बड़ी सब यूनिट है उसको जुड़ने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पर ये भी एक एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी हमें ZTP के रूप में मिलती है और IF2 GTP के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही एनर्जी कंज्यूम होगी ZTP ZDP में कन्वर्ट हो जाएगा और जो IF3 है, IF1 है, IF2 है वो 30S कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएंगे और फाइनली हमारा जो 50S है वो भी इस कॉम्प्लेक्स से आकर के जुड़ जाएगा। और जो अब कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स।
जब तक 50s नहीं जुड़ा हुआ था तब तक हम उस पूरे भाग को कह रहे थे 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं IF1, IF2 और IF3 ये निकल जाते हैं और 50s को जुड़ने के लिए जगह मिल जाती है, 50s जुड़ जाता है और अब ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं पूरी स्टेप को। ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, ये स्मॉल सब यूनिट है। सामान्य अवस्था में ये डिसोसिएट रहती हैं, अलग अलग रहती हैं दोनों सब यूनिट्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं IF3 जो है, ये IF3 छोटी सब यूनिट से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर छोटी सब यूनिट से जुड़ा हुआ है और ये जब तक जुड़ा हुआ है ये बड़ी सब यूनिट को नहीं जुड़ने देगा। तो जब तक बड़ी सब यूनिट नहीं जुड़ जाती है तब तक छोटी सब यूनिट को mRNA से जुड़ने के लिए मौका मिल जाता है। और mRNA से कैसे जुड़ेगा? mRNA के पास में ये देखो, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है AUG और इससे कुछ पहले एक सीक्वेंस है येलो कलर में जिसको हम कहते हैं शाइनी डेलगार्नो सीक्वेंस। ये शाइनी डेलगार्नो सीक्वेंस जो राइबोसोमल RNA है, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट पर 16s राइबोसोमल RNA है, उसकी सीक्वेंस और शाइनी डेलगार्नो की सीक्वेंसेस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये इनके साथ में जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप mRNA जो है वो राइबोसोम की छोटी उप इकाई के साथ जुड़ जाता है। आगे की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं ये जुड़ गया है। अब IF1 और IF2 भी जुड़ेंगे। IF2 जो है वो ZTP को लेकर के आता है। ये IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2 है और ये एनर्जी करेंसी जो है ZTP यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी, ZTP को लेकर के आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ज्ड tRNA आ गया है। चार्ज tRNA यानी ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये tRNA का है और इस पे जो पर्पल वाला भाग है ये अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रारंभन जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है? मिथ्योनिन। और प्रोकैरियोट्स में हम इसे फॉर्मल मिथ्योनिन कहते हैं, फॉर्मल डेरिवेटिव इसमें होता है, तो फॉर्मल मिथ्योनिन हम इसे कहते हैं। ये इस अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार का ये अमीनो एसिड है यहाँ पर इसका AUG का एंटीकोडोन मिलेगा, क्योंकि प्रारंभन है तो यहाँ पे ये जो एंटीकोडोन है ये जो mRNA पे उपस्थित AUG कोडोन है, स्टार्ट कोडोन, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यहाँ पर होते हैं। जैसे कि A का कॉम्प्लीमेंट्री U का कॉम्प्लीमेंट्री A और G का कॉम्प्लीमेंट्री C, तो UAC क्रम होगा यहाँ पर। A tRNA charged with N-formyl methionine form a complex with IF2 and ZTP। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा चार्ज tRNA है और IF2 और ZTP ये तीनों आकर के हमारे इस 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे आकर के जुड़ते हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं IF3 भी जुड़ा हुआ है, इनिशिएशन फैक्टर 1 भी जुड़ा हुआ है और GTP के साथ हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2 भी जुड़ गया है। AUG के सामने जो tRNA के एंटीकोडोन्स है वो जुड़ गए हैं और ये हमारा पहला जो फॉर्मल मिथ्योनिन है वो आकर के छोटी सब यूनिट से जुड़ गया है और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर केवल 30s है, अभी तक 50s नहीं जुड़ा है और 50s तब तक नहीं जुड़ पाएगा जब तक इनिशिएशन फैक्टर जो हैं वो 30s से जुड़े हुए हैं। जब ये अलग हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, तब हमारे जो राइबोसोमल की बड़ी उप इकाई है वो आकर के जुड़ पाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं ये तीनों अलग अलग हो रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंप्लीट हुई है तो ZTP जो है वो हाइड्रोलाइज हो गया है और ZDP में कन्वर्ट हो गया है और ये तीनों इनिशिएशन फैक्टर्स अलग हो गए हैं। इनके अलग होते ही जो हमारी बड़ी उप इकाई है वो आकर के इस पर जुड़ गई है और अब हम इसको कहेंगे 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 50s भी जुड़ गया और 30s भी जुड़ गया है और बीच में हमारा mRNA भी आकर के जुड़ गया है और हमारा tRNA भी आकर के जुड़ गया है। तो इस तरीके से एट द एंड ऑफ इनिशिएशन द राइबोसोम इज असेंबल्ड ऑन द mRNA एंड द फर्स्ट tRNA इज अटैच्ड टू द इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन के अंत में राइबोसोम्स की दोनों उप इकाइयाँ जुड़ गई हैं, mRNA जुड़ गया है और फर्स्ट tRNA भी जुड़ गया है।
तो ये हमारा इनिशिएशन का पार्ट था। ट्रांसलेशन का जो आरंभन है, पहला स्टेज जो आरंभन है, वो भाग था। अगले वीडियो में हम इसके इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।